सीएम की मंत्रियों को नसीहत, 8 पॉइंट में दी हिदायत, कार्यकर्ताओं को दे तरजीह, मंत्रियों की तय हुई जवाबदेही। चुनाव नजदीक आते ही मंत्रियों को हिदायत मिलने लगी है। सीएम शिवराज ने बैठक कर मंत्रियों को 8 पॉइंट पर नसीहत दी है, यानी पार्टी ने अब मंत्रियों की जवाबदेही भी तय कर दी है। बीजेपी संगठन की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि संगठन के कामों को प्राथमिकता दें, किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश करें। जो मंत्री संगठन के कामों में गंभीरता नहीं दिखाएंगे, आगे खुद जिम्मेदार होंगे। अब पार्टी की तरफ से तय हुई जवाबदेही पर मंत्री क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। बैठक में सभी जिलों की प्रभारी मंत्रियों से जानकारी ली गई है कि जो उनके दौरे हैं, कोर समितियों की बैठक है, विकास कार्यों की समीक्षा है, इन सब विषयों की जानकारी माननीय मंत्रीगणों से ली गई है। दिशा निर्देश मिले हैं, उनका हम लोग पालन करते ही हम करेंगे। किस तरह के दिशा निर्देश मिले? कोई खास जो होते हैं पार्टी के, जिलों में जाना, मेहनत करना, काम करना, हम लोग कर ही रहे हैं। तो जिन 8 बिंदुओं पर मंत्रियों को नसीहत दी गई है, अब उनको जान लीजिए। मंत्रियों से कहा गया है कि वो हर महीने कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहें, प्रभार के जिलों में एक रात जरूर गुजारें, जिले के कार्यकर्ताओं के साथ कभी कभी भोजन करते रहें, जिले में प्रवास के दौरान जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों से चर्चा करें, जिले के कुछ कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर अलर्ट पर रखें, जिले में होने वाली सरकारी नियुक्तियां जल्द से जल्द पूरी करें। किसी भी सामाजिक संगठन के किसी कार्यक्रम में सहमति देने से पहले जिला अध्यक्ष से चर्चा जरूर कर लें। संगठन के कार्यक्रमों को प्राथमिकता से पूरा करें। हालांकि मंत्रियों को मिली नसीहत पर कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया है। शिव प्रकाश जी ने कल अपने संबोधन में अब कार्यकर्ताओं की सुध ली है। 16 सालों तक जो पार्टी सत्ता में रहकर विभिन्न किस्म के माफियाओं की गोद में खेलती रही, उसे अब कार्यकर्ताओं की सुध आई है। और भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता भी अब इनकी क्यों सुनेगा? दूसरी पार्टी से आए हुए कार्यकर्ताओं को आप तराश रहे हैं, नवाज रहे हैं, तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता ही है क्या? जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो अब इनकी क्यों सुनेगा? जाहिर है चुनाव से पहले बीजेपी ने मंत्रियों को ये साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, या यूं कहें कि मंत्रियों को इशारों में ये समझा दिया गया है कि संभल जाओ, वरना इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रही है। अब पार्टी की तरफ से मिली हिदायत का असर कितना मंत्रियों पर दिखेगा, ये भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या मंत्रियों को मिली नसीहत का असर चुनाव में दिखेगा? सवाल नंबर 2, बीजेपी को क्यों मंत्रियों को नसीहत देनी पड़ी? सवाल नंबर 3, क्या मंत्रियों को ये इशारों में समझा दिया गया कि संभल जाओ? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मंत्रियों को मंत्र। हालांकि ये जो शेर मैं आपकी नज़र कर रहा हूं, ये मोहब्बत और मोहब्बत करने वालों के लिए है, लेकिन ये सब के लिए है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। जिंदगी को बड़े गंभीरता से लेने वाले, बहुत बड़ी बड़ी बातें और दर्शन में उलझने वाले, उलझने ही नहीं उसको सुलझाने की कोशिश करने वाले भी ये बातें अक्सर भूल जाते हैं कि कहना किससे चाहिए और सुनना किससे चाहिए। तुलसी बाबा तो बहुत पहले कह गए कि सलाहकार, मंत्री, मित्र ये अगर भय से सच कहना छोड़ दें, लेकिन अब सच कह के मुसीबत कौन ले? सच चाहे किसी पार्टी के मुखिया से कह दीजिए, ऑफिस में बॉस से कह दीजिए, घर में पति पत्नी से या पत्नी पति से कह दे तो मुसीबत हो गई साहब। आपको तो पता ही नहीं है, आप तो जानते ही नहीं, आपको तो कुछ इल्म ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बाहर करो भाई इस व्यक्ति को, घर में चलिए, इतना आपको एडवांटेज होता है कि बाहर नहीं होते आप। लेकिन किसी संगठन में, किसी कार्यालय में तो बाहर होने की नौबत आ जाती है। इसीलिए सच एक ऐसा अमूल्य तथ्य हो गया है जो अपने को बहुत पीछे छिपा कर रखता है, और हर जहन में यही बात रहती है कि सच नहीं बोल रहा। और जब चुनाव आते हैं तो पार्टियां कोई भी हो, मध्य प्रदेश तो 2 ही दलों की राजनीति का केंद्र बिंदु है, यहाँ दोनों ही दलों में हलचल शुरू हो जाती है। अरे साहब, पूरे 5 साल होमवर्क रखिए, कार्यकर्ता से संवाद बनाइए, पक्ष में हैं, सत्ता में हैं
तो जनता से पूरा प्रॉपर कनेक्ट आपके मंत्रियों का है, विधायकों का है, सांसदों का है कि नहीं। विपक्ष में है तब भी आपको यही सब देखना है कि आपके विधायकों का कनेक्ट है। फिर क्यों आप लोग बात करने लगते हैं, चुनाव आता है कि इतने प्रतिशत टिकट तो कटेंगे, आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है फला साहब। तो बाकी 4 साल क्या करते रहे साहब? फला साहब के बारे में कोई आकलन नहीं था। वही फला साहब कई बार तो बड़े प्रिय हो जाते हैं ऊपर केंद्र के। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं और ये इसीलिए कई बार ये बड़े परिवर्तन का कारण भी नहीं बनता है, क्योंकि आप एक परंपरा, एक रूढ़ी की तरह ये सारी चीज़ें करते हैं। पार्टी कोई भी हो, काम आपको एक ही मिलेगा। इस समय सब बड़ी पार्टियों में गंभीर चेहरे बैठे रहते हैं, आपने ये नहीं किया, आपको ये नहीं मालूम है, देखिए साहब ये चलेगा नहीं तो सबको ये देखना पड़ेगा, ताली है तो गाली भी झेलनी पड़ेगी। सब बड़े बड़े संवाद हो जाते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद, चुनाव के बाद, ये फिर 4 साल किसी पेटी में बंद कर दिए जाएंगे और फिर चुनाव के पहले निकलेंगे। चलिए, हम तो ज़्यादा बोल गए सर, क्षमा कीजिएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं, जो मेहमान हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन का दायित्व तो लंबे समय से निभाते चले आ रहे भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। और उन्हीं के काउंटर पार्ट हैं, बहुत ही वरिष्ठ इस मामले में हैं तो युवा ही हमारे दोनों नेता, कि बहुत लंबे समय से राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के नेता और स्पोक्स पर्सन। मनोज सैनी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, बहुत जल्दी से आपका एक कमेंट, फिर दोनों राजनीतिक मेहमानों की तरफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये लाइन रही शुरू से, बैठक, भोजन और विश्राम। लेकिन हमें लगता है कि धीरे धीरे कर बैठक भी कम हुई है, भोजन भी जहां होना चाहिए वहां ना होकर कहीं ऐसे बड़े नेताओं के घर होने लगा या बड़े सेठ जी के यहाँ होने लगा जहां कार्यकर्ता पीछे छूट जाता है। और विश्राम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि विश्राम करने की आदत वो छूट गई है। जो भी मंत्री बनते या नेता बनते, गांव में जाकर रुकना जो कहा जाता था, वही चिंता अब धीरे धीरे कर चुनाव के दौर में सामने आ रही है शरद जी। और ये जो तमाम तरह की बातें दिखाई दे रही है, बैठक हो गई, उससे पहले कोर कमेटी की बैठक हो गई, ये वही फीडबैक है जो विकास यात्रा में दिखाई दिया। कई जगह बातें सुनने को भी आना पड़ा सामने, जैसा गाली की बात कही गई कि ताली और गाली, कुछ जगह ताली बजी है, कुछ जगह गालियां भी सुनी है। तो अब वो बातें सामने आ गई कि साहब, आप यदि गाली सुन रहे हैं तो ताली बजाने की बात तो आप खूब सुनते हैं, पर जरा गाली सुनने को तैयार रहिए। तो शरद जी, आने वाले पंचमी के पहले एक बड़ी खबर भी दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें नज़र आ जाए, जिनको गाली मिली है उनके प्रभार में कुछ परिवर्तन हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी 2023 की तरफ बढ़ने जा रही है और परिवर्तन के साथ इसमें बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एकदम मुहाने पर आकर अगर परिवर्तन होते भी हैं तो वो कितने मुफीद होते हैं, या वो आई वॉश तो नहीं हो जाते हैं, सिर्फ एक ऐसी कार्रवाई हो जाते हैं कि जिसमें कुछ लोगों को अपीजमेंट हो जाता है, उनको तुष्टिकरण तो हो जाता है पार्टी के भीतर ही, लेकिन क्या वो किसी बड़े परिवर्तन का कारण बनता है? बहरहाल, ये बीजेपी के लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। भूपेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं? और एक बड़े परिप्रेक्ष्य पे देखेंगे तो आप जैसे विज्ञ राजनेता से कुछ अच्छी चीज़ें भी हमको सुनने को ज़रूर मिलेंगी। देखिए, जब किसी शासन प्रशासन व्यवस्था का तंत्र पूरी तरह से फेल हो जाता है, तब जो है मंत्र की इच्छा लोगों को करनी पड़ती है। तंत्र फेल हो चुका है, कहीं पर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, अराजकता का वातावरण है, भ्रष्टाचार है, लूट मची हुई है, गरीबों को गेहूं नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, सबको पता है। हर मंच से जो है कहना पड़ता है कि निपटा देंगे, उठा देंगे, उल्टा लटका देंगे, सीधा लटका देंगे। ये परिस्थितियाँ पैदा इसलिए हुई हैं कि तंत्र पूरी तरह से फेल। और जब तंत्र फेल है तो अब मंत्र की जुगाड़ लगाई जा रही है, लेकिन मंत्र अकेले से कुछ होगा नहीं। साधना भी करनी पड़ेगी, तपस्या भी करनी पड़ेगी, और उसका समय नहीं है। यज्ञ भूमि तैयार नहीं है। जो है पार्टी के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए हैं इनकी जो है समिधा में हवन की उसमें जो है पानी फेंक जाएंगे, कहीं मांस के टुकड़े फेंक जाएंगे, तो इनके हवन भी फेल हैं। आज परिस्थिति ये है कि जहाँ जहाँ इनकी निकास यात्रा गई है, वहाँ वहाँ इनको जो है बेरंग लौटना पड़ा है, गाली पड़ी है, लोगों ने कहा है विकास बताओ। हालत ये है कि नाली और शौचालयों के उद्घाटन करने पड़ रहे हैं, उनके शिलान्यास करने पड़ रहे हैं। इसलिए 38,000 कार्य की शिलान्यास, इसी ये गिनती है। उस 38,000 की लिस्ट निकालोगे आप तो उसमें नाली और शौचालय मिलेंगे। जो काम जो है कारपोरेटर को करना है वो हमारे प्रदेश के जो है सर्व प्रमुख लोग कर रहे हैं। ये एक तंत्र की ज़बरदस्त असफलता है।
तंत्र पूरी तरह से चरमरा चुका है। एक चौपट राज मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और इसलिए नसीहतें देनी पड़ रही हैं, ये मंत्र बनाने मैं पड़ रहे जवाब हैं। लेने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, भूपेंद्र जी को आपने सुना, उन्हीं बिंदुओं को लेकर आपका जवाब अपेक्षित है। जी देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र जी कांग्रेस के नेता हैं और अपने तरीके से अपना विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक का सवाल है, तो चुनाव के पहले मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें चाक चौबंद करने के लिए चुनावी दृष्टि से ये बैठक होती हैं और इस तरह की नसीहत दी जाती है। तो ये रूटीन नसीहत है और रूटीन बैठक है। मैं नहीं समझता कि इसको मंत्र या कुछ इस तरह कहा जाए। जी जी तो बेहतरी के लिए कोशिश है, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं है डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी। और ऐसी बैठकें आप ही के यहाँ नहीं होती, कांग्रेस में ही होती हैं। और कमोबेश मैं इसीलिए इसको एक बड़े फलक पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप दो ही राजनीतिक दल हैं, आप दोनों ही अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में अगर ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा हो और एक जिस तरह से एक एथलीट अपने दैनंदिन के काम में अपनी फिटनेस, अपनी तमाम चीज़ों को शामिल करता है, तो वो एक लंबी रेस में जाता है। राजनीतिक दल भी वो जब तक इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अभी बीजेपी का तो श्रेष्ठ काल है ये, तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें तो होंगी जिनको और बेहतर किया जाना होगा। निश्चित तौर पर बहुत चीज़ों को बेहतर किया जाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, ये एक बैठक है। इस तरह की दर्जनों बैठकों की जरूरत होती है जो आगे आने वाले समय में होंगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है या कार्यप्रणाली है या जो हमारा फॉलोइंग बनी है या जो हमारे मतदाता हैं, समर्थक वर्ग है, कार्यकर्ता हैं, ये खाली एक बैठक, दो बैठक या किसी मंत्रियों या इनसे कोई प्रभावित होने वाली चीज़ नहीं है। 30 मंत्री 100% एफिशिएंसी दे रहे हैं, 80% दे रहे हैं या जो भी स्थिति है, तो मैं नहीं समझता कि खाली मंत्रियों से कोई बहुत कुछ होने वाला है। मुख्य बात यह होती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है उसका ओपिनियन जो है वो पूरे मूड में रहे और वो पूरी पार्टिसिपेशन के साथ उसमें हिस्सेदारी करें। तो इस समय मुझे लगता है कि इस समय और भी आगे बहुत सारी बैठकें होंगी और उस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। खाली मंत्रियों की तो एक रूटीन बैठक है ये। जी, और ये जो बैठकें होंगी, जिनको आप कह सकते हैं चुनाव पूर्व की बैठकें होती हैं, उनका स्वर, उनका अंदाज उन बैठकों से भिन्न होता है जो चुनाव के 2-3 वर्ष पहले होती हैं। इसलिए इन बैठकों में कई बार कड़वे प्रवचन भी सुनाए जाते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, कांग्रेस की बैठकों के सिलसिले भी इस रास्ते पर होते हैं। फ़र्क इतना है कि बीजेपी से अनुशासन के दायरे से निकलने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं और कांग्रेस में निकलकर कोई नेता अगर कह भी देता मीडिया के सामने मुस्कुराता, बहुत डांटा, बिल्कुल डांटा, कह रहे हैं काम ही नहीं कर रहा हो, हम तो जान लगाए पड़े हुए हैं। ये अंतर है। एक आंदोलन की पार्टी है, एक पार्टी काडर बेस पार्टी है जो अपनी चीज़ों को बिल्कुल अपने भीतर रखना पसंद करती है। मनोज जी, जिस तरह की चीज़ें बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, दोनों के बीच में बड़ी कड़ी टक्कर मानी जाती है मध्य प्रदेश में। आज से नहीं, जब से ये प्रतिद्वंदी हैं और ख़ासतौर से 90 के दशक के बाद से, तो या आप देख लें तो ये पूरा समय जो है 3 दशकों से ज़्यादा का, ये दोनों की चुनावी राजनीति में गहरी टक्कर का समय है। भले ही कई बार, जैसे पिछली बार बीजेपी ज़्यादा वोट लेने के बाद भी पीछे छूट गई, कांग्रेस के साथ भी ऐसे सिलसिले मिल सकते हैं आपको पीछे कि वोट प्रतिशत अधिक रहा लेकिन आप पीछे छूट गए। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है कार्यकर्ता से कनेक्ट। इस विषय पर बीजेपी के अंदर क्या मंथन है कि आप अपने कार्यकर्ता को कितना मोबिलाइज कर रहे हो चुनाव के लिए? कांग्रेस के लिए भी यही विषय है। देखिए शरद जी, अभी 3 तरह की बैठकें हुई 2 दिन के भीतर, जिनमें सबसे पहली जो बैठक थी वो 17 ऐसे प्रकोष्ठ है उनके साथ हुई। 17 प्रकोष्ठ की जब बैठक हुई तो ये भीतर खाने की खबर है, ये चर्चा चल पड़ी कि हम प्रकोष्ठ में आ गए और वो जो कहीं और से आए थे वो पार्टी के मुख्य धारा में आ गए। तो ये सवाल उठा भीतर, तो इसमें फिर समझाइश भी दी गई कि ठीक है, प्रकोष्ठ से भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन इसका काफ़ी विरोध था। भीतर ही भीतर ये कहा गया कि ये मनमुटाव को दूर करिए वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता के मन में कहीं ये लगता है कि मैं जीवन भर से मेहनत कर रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ करता हूँ कहीं किसी जगह पहुँच जाऊँगा। और इसीलिए आप देखिए, जब दूसरी बड़ी बैठक हुई जिसमें मंत्री भी थे, तो फिर बात ये निकल कर सामने आई कि जो ऊपर से आने वाले लोग हैं अब उनको ज़रा रोक दीजिए,
कहीं ऐसा ना हो कि इतना कार्यकर्ता छिटक जाए कि 2018 से ज़्यादा मुश्किल 2023 में पड़ जाए, क्योंकि बात कांग्रेस की भी चल रही। कांग्रेस भी निश्चित रूप से सक्रियता बनाई हुई है, और जिस तरह के, जो मेरी जानकारी में अभी फिर 3 तरह के सर्वे सामने आए हैं, उन सर्वे में बहुत बेहतर नहीं लेकिन बेहतर करने की तैयारी है। इसीलिए केंद्र के नेता भी देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार किया जाए, ये बड़ी चिंता का विषय है पार्टी के भीतर। और दूसरी एक बैठक हुई कोर कमेटी की, तो कोर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेता बैठे, तो उन्होंने भी यही कहा। आप देखिए कैलाश जी की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें आई जिसका जिक्र तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी इशारों में ये कहा गया कि आखिर इन सबसे हम कब मुक्ति पाएंगे। तो हमें लगता है बहुत चिंतन चल रहा, पार्टी के भीतर मंथन चल रहा, क्योंकि अब चिंतन मंथन के अलावा समय बहुत कम बचा है, और इसीलिए एक परिवर्तन भी है। और बाकी चीज़ें आप मानकर चलिएगा कि कुछ लोग जो मंत्री स्तर के लोग हैं उनकी जाने की तैयारी है केंद्र में, केंद्र के संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये सब परिवर्तन के साथ पार्टी की चिंता दिखाई दे रही है, लेकिन सामने कांग्रेस को बहुत गंभीरता से बीजेपी ले रही है। अब भूपेंद्र जी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि लीडर एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है, चाहे कमलनाथ जी कांग्रेस में हों या शिवराज जी बीजेपी के लिए हों। लेकिन सिर्फ लीडर के भरोसे ही छोड़ दिया जाए कि अब कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ जी ही करेंगे जो करेंगे, वो उन्हीं के ऊपर है दारोमदार, जीत भी उनकी हार भी उनकी। शिवराज जी के लिए भी यही बात कही जाए कि साहब जीत भी उनकी हार भी उनकी। लेकिन एक टीम में जिस तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, कोच भी होता है, बॉलिंग कोच भी होता है, फील्डिंग कोच भी होता है, इन सबका भी परफेक्टली सिचुएशन का असेसमेंट करके उसमें कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ आपकी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे तो और बेहतर होगा। देखिए, किसी भी पार्टी में जो काम होता है वो टीम वर्क से होता है। कमलनाथ जी हमारे टीम लीडर हैं, और वो जो है इस समय हमारे सबसे श्रेष्ठ बॉलर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है पिच पे खड़ी नहीं हो पा रही, खेल नहीं पा रही है। हालत ये है जी कि आपसे अभी बता दें कि ये अमृतकाल चल रहा है, जैसा आप लोग भी बताते हैं और जैसा भारतीय जनता पार्टी गीत गाती है। इस अमृतकाल में क्या हो रहा है? अमृतकाल की सबसे बड़ी योजना जिसका डमरू जो है 15 दिन से रोज़ बज रहा है, लाडली बहना लाडली बहना। उस लाडली बहना में क्या हो रहा है, आप उसके वीडियो उठा लें, ऐसे फेंक के भिखारियों से भी बदतर हालत में उनको भोजन दिया जा रहा है। लाखों महिलाएं भूखी गई हैं वहाँ से। मैं भी आपको वीडियो भेज सकता हूँ। ये जो तंत्र की पूर्ण असफलता है, ये जो तंत्र पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, ये इनकी जो है ब्लू आइड प्रोजेक्ट है, ये इनका गेम चेंजर है सो कॉल्ड। ये जो बड़े बड़े लफ्ज़ ये जो रोज़ प्रयोग करते हैं और मीडिया में फेंकते हैं, इनसे पूछें गेम चेंजर में तुम जो है रोटी फेंक रहे हो। सैकड़ों वीडियो है ऐसे। ये हालात जिस प्रदेश में पैदा हो जाती है, उस प्रदेश में जो है आप कुछ भी कर लें, जनता जो है इसके लिए रिएक्ट कर रही है। आप गेहूं सप्लाई नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं हम जो है आधी दुनिया का पेट पालते हैं। इसी सरकार ने बयान दिया था ना। आज जो है गेहूं नहीं मिल रहा है राशन की दुकानों पर 3-3 महीने से। चावल खा रहे हैं लोग, चावल खाने की आदत नहीं है मध्य प्रदेश की। घुन लगा हुआ चावल दे रहे हो आदिवासियों को। अब जो है ये जो परिस्थितियां हैं, इसमें मंत्री जी तो जो है मस्त हैं अपने दूसरे कामों में, गिनतियां चल रही वहाँ। तो डॉक्टर दीपक उसका 1 सेकेंड और लूँगा सर जी। अभी जो है हमारे मनोज जी ने जो बात उठाई है, ये जो सौदे के सौतेले बच्चे हैं गद्दों पे लेटे हुए हैं, और कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो दरी पे भी नहीं, वो तो बाहर खड़ा हुआ है, दरवाजे के बाहर चौकीदार बना दिया उसको इनका। ये जो सौतेले बच्चे हैं, यही तो पूरी रंग दिया उन्होंने। जितने भ्रष्टाचारी कारम बांध में कौन है भ्रष्टाचारी? ये सौतेले बच्चे हैं। भूभर सागर में अगर कोई गदर हुई है और ज़मीनों के हेर फेर हुए हैं, कौन? सौतेले बच्चे हैं। ये सब सौदे से लाए हुए आइटम हैं। गुनाह में कोई तकलीफ हो रही है तो सौदे के बच्चे, और सरकार खामोश, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ये जो है ये सतंत्र की असफलता है। डॉक्टर दीपक, तो जो दरी बिछाऊ लोग बेचारे अगर दुखी हैं तो सही दुखी हैं जी। जो कांग्रेस के नेताओं का दुख गाये बगाए सामने आ ही जाता है, और सारी बात कहीं से भी शुरू हो इस पे आ जाती है कि कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी, भाजपा में आए थे और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब चाहे भूपेंद्र गुप्ता जी और किसी भी कांग्रेस के नेता के साथ जब चर्चा हो, अभी आप जो बता रहे हो वो केवल कांग्रेस पार्टी का दर्द जाहिर होता है जगह जगह। मेरा इतना ही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी अपने घर को संभाले, कांग्रेस पार्टी अपने घर को संभाले। ये अपने घर को संभालने की चिंता का कार्यक्रम है। हमारे घर की चिंता हम कर लेंगे,
आप अपना घर संभालें। आप जैसे भले आदमी का नुकसान हो रहा है भाई साहब, मैं इसकी चिंता कर रहा हूँ। लेकिन आपके चाहने वाले भी कम नहीं है भूपेंद्र जी, और वो भी आपके बहुत उत्थान और उत्कर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपकी तरफ भी देखते हैं। और दीपक जी के तो एक सुंदर सी आज जो है केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट दी है, छोटा सा निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। मामा जी संवेदनशील हैं, जन्मदिन का मौका है, हो सकता है कि वो जनता को आशीर्वाद दे के वो काम पूरा करा दें। सम्राट अशोक सागर विदिशा जी और सागर का जो है नयागढ़ बांध जो है जर्जर हालत में है, ये केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दी है, कभी भी सटक सकते हैं, इनका हाल कभी भी कारम बांध का हो सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड की धरती प्यासी है, तंत्र आपका फेल है, मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, तो एक मंत्र सिद्ध करके कम से कम इन 2 प्रोजेक्ट्स का जो है सहारा कर दें। ये पानी की व्यवस्था, क्योंकि आने वाला समय गर्मी का है, बहुत दिक्कत होने वाली है, तो ये मदद मिल जाएगी तो ये बड़ा काम हो जाएगा। और इसमें ये मंत्र कई मंत्री काम में भी आ जाएंगे। ये बात निश्चित तौर पर तुलसीराम जी को जो है काम करना पड़ेगा। ये तंत्र के मुखिया और जो प्रमुख लोग हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष कई बार एक फीडबैक की प्रणाली होता है, उसकी आलोचना समालोचना से अलग मैं ये बात कर रहा हूँ। और यहाँ भूपेंद्र जी ने जो बात की है उसमें मध्य प्रदेश के एक नागरिक और सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय राजनेता की चिंता है। उसमें कोई राजनीतिक लाभ हानि का गणित नहीं है, जिसकी लड़ाई चलती रहती है, चलती रहेगी। मनोज जी, वक्त कम है, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही पार्टियों के लिए ये प्रोसेस निरंतर चलने वाली है। दबाव बीजेपी पर अधिक इसलिए है कि वो रूलिंग पार्टी है, और निश्चित तौर पर 9 राज्यों का जिस तरह से गणित बीजेपी ने सेट किया है कि 2024 के इलेक्शन के पहले ख़ासतौर से जो प्रमुख राज्य हैं, अभी पूर्वोत्तर से अच्छी खबर आई 2 राज्यों से, तीसरे में भी संभावना है, बाकी ये जो राज्य हैं यहाँ भी गुजरात इसके पहले और उत्तर प्रदेश उसके पहले, हिमाचल ही एक अपवाद रहा है, तो यहाँ हम नतीजे लेकर आए। तो आगे आपको और क्या चीज़ें बीजेपी में दिखती हैं? मैं कहूँगा फिर कि ये कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस अपने आत्मनिरीक्षण की है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में बीजेपी सहित इनकी निरंतरता जितनी अधिक होती है उतने अच्छे नतीजे होते हैं। देखिए, बैठक का मतलब ये होता है कि यदि आपके भीतर कोई बात है तो आप खुलकर कहिए, उन बातों को सॉल्व करना, उन बातों को दूर करना, ये किसी भी पार्टी, जैसा आपने भी जिक्र किया, वो है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें कम से कम बहुत आगे होती है। चुनाव होते होते वो अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को बनाने में कामयाब हो जाती। जहाँ गलतियाँ हैं, जैसे मंत्रियों से कह दिया गाली खाना, तो मुझे लगता है कार्यकर्ता को सुनकर ये अच्छा लगता है कि वरिष्ठ नेता इस पर ध्यान रखे हुए हैं। तो एक तरह से ये मनोबल बढ़ाने की तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले, और जैसे ही अभी पंचमी होगी उसके बाद फिर एक बैठक होने जा रही है, तो उस बैठक में और भी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन शरद जी, 2018 से ज़्यादा 2023 का चुनाव बड़ा चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है। एक तो लगातार सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, इस बीच में कोविड भी आया, कांग्रेस की सरकार भी बनी, तो अब बताने के लिए कांग्रेस के पास भी है कि हम भी 18 महीने राज किए, 16 महीने राज किए, तो हमने क्या किया। तो ये सब चीज़ें होने के कारण बीजेपी के पास चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ गई है, चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए जहाँ जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करना, और करना भी चाहिए, वो बीजेपी भी करेगी। आपको क्या ये भी लगता है, जैसे अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो मुझे वीरेंद्र तिवारी जी याद आते हैं, स्थायी सचिव होते थे विधायक दल के, मुझे महेश जोशी जी याद आते हैं, अहमद पटेल याद आते हैं। और बीजेपी की तरफ चलें तो वहाँ तो पुरोधा राजनेताओं की श्रृंखला है जिन्होंने संगठन गढ़े चलो को गढ़ा और कार्यकर्ताओं को हमेशा संवाद का एक मंच बना। अब दोनों ही पार्टियों में ऐसे जो मंच हैं, या तो वो प्रभारी के रूप में बाहर से आते हैं, वो मध्य प्रदेश को उतना ही समझ पाएंगे जितना एक प्रभारी अपने चंद प्रवासों में समझ सकता है, चाहे वो पंकजा मुंडे जी हों, शिव प्रकाश जी हों, अनुभव कितना भी गहरा और गहन क्यों ना हो, मुरलीधर राव जी हों, और या फिर कांग्रेस की भी आप बात कर लीजिए, अग्रवाल साहब की बात कर लीजिए, या मुकुल वासनिक जी की चर्चा रही पहले। तमाम ये जो राजनेता हैं, ये यहाँ के खाटी जो राजनेता हैं, वो प्रक्रिया आपको लगता है पहले जैसी नहीं रही? ये भी, इसकी कीमत दोनों ही दलों को चुकानी पड़ती है निश्चित रूप से, और वो दिखाई भी दे रहा है, उसी का असर है। कांग्रेस के भीतर भी आप देखिए कई बार ये बातें उड़ जाती, कई बार अरुण यादव की तरफ से कुछ और बातें आ जाती। तो ये वही है कि बीच में जब तक संवाद स्थापित नहीं होगा, आप जितना ज़्यादा संवाद करेंगे, वो बीजेपी के भीतर हो या कांग्रेस के भीतर, और संवाद करने वाला कौन है। यदि आप मुझसे बात करेंगे तो ठीक है, हो सकता है कि कोई दिल्ली से आके दूसरा नया व्यक्ति मुझसे बात करेगा तो उतना अच्छा वो मध्य प्रदेश को नहीं समझ पाएगा। और यही बात बीजेपी के भीतर भी है, कांग्रेस के भीतर भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो 2-4-10 दिन में ऐसा दिखाई देगा
लगेगा आपको कि स्थानीय स्तर पर जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कुछ वरिष्ठ नेता है जिन्हें एक अलग तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और वो इस भूमिका को निभाते नजर आएंगे। पर यह भी सच है कि केंद्र के कुछ नेता आने वाले हैं, वो भी इस बात को समझेंगे। संवाद ही वो मंच है, लुबे लुआब यही है कि आप जितना सुनिए। ये सही बात है कि कभी हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, लेकिन संवाद एक ऐसा मंच है जो ज़मीन और आसमां की इस खाई को पाटता है। और यही वजह है कि बहुत सारी नाराज़गियाँ, बहुत सारी पेचीदगियाँ सिर्फ डायलॉग, संवाद, विमर्श नाम के सेतु पर चलकर आगे बढ़ने से ख़त्म होती हैं। लेकिन ये भी है कि दुनिया में 1.5 अकल और 1 अकल मेरे पास है और आधी दुनिया में तकसीम है, बटी हुई है। ये मनुष्य की फितरत है और यही वजह है कि संवाद का ये पुल कमज़ोर होता है, दरारें आती हैं। और जब भी ऐसा होता है तो मुश्किलें परिवार की भी बढ़ती हैं, संगठन की भी बढ़ती हैं और किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चुनौती पैदा होती है। बहुत शुक्रिया भूपेन जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बहुत शुक्रिया मनोज जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, भरोसे का बजट। नमस्कार।